देश के 3 राज्य बचे हैं जहां बीजेपी अपने दम पर या फिर गठबंधन में अब तक सत्ता तक नहीं पहुंच पाई है। तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना। 2 राज्य में चुनाव हो चुका है, तेलंगाना में आगे होना है। पश्चिम से उत्तर होते हुए पूरब तक पहुंच चुकी बीजेपी को दक्षिण का रास्ता कर्नाटक के आगे जाकर पार करना है, जिसकी जमीन बनाने में नरेंद्र मोदी जुट चुके हैं। This is a new beginning, a new era of a real, secular, social justice starts now. टीवी के प्रमुख और एक्टर से नेता बने सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बनते हैं। तो क्या 2029 का सियासी भविष्य दक्षिण से तय हो सकता है, जहां विजय के शपथ के लिए नाम लेते ही पूरा हॉल गूंज उठता है। सी जोसेफ विजय एनमनान मानो कोई फिल्मी सीन है, जहां एक हीरो है और हीरो ने वर्षों से चली आ रही राजनीति को पूरी तरह पलट दिया। நேர்மையானதை செய்வேன் என்றும் ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதி மொழிகிறேன்। दशकों से देश के दक्षिण में सबसे ज्यादा लोकसभा सीट वाले राज्य तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति करने वाले AIADMK का शासन रहा, लेकिन अपने पहले ही चुनाव में इतिहास रच देने वाले विजय ने जीत हासिल करके मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सी जोसेफ विजय एनमनान और तब इस शपथ ग्रहण में राहुल गांधी की मौजूदगी का संबंध अभी की विजय सरकार में केवल TVK को कांग्रेस के समर्थन से जुड़ा नहीं, ये संबंध 2029 तक का है, जहां राहुल गांधी को माय ब्रदर कहते हुए शुक्रिया मुख्यमंत्री विजय ने किया। பாராளுமன்ற எதிர்க்கட்சி தலைவர் மதிப்புக்குரிய மை பிரதர் திரு ராகுல் காந்தி அவர்கள் सेल्फी टाइम विद द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ। तो क्या ये भाईचारा 2029 का गठजोड़ है? वो गठजोड़ जहां DMK के साथ चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस ने तुरंत वर्षों पुरानी दोस्ती तोड़कर विजय रथ पर तमिलनाडु में सवार होना जरूरी समझा, ताकि लगातार 3 लोकसभा चुनाव वाली हार को 2029 में होने से रोकने के लिए रास्ता विजय पथ के जरिए ही तमिलनाडु से निकाला जाए। कांग्रेस की पहचान आज एक परजीवी पार्टी की बन गई है और इसलिए वो पहला मौका मिलते ही अपने साथियों के साथ भी विश्वासघात करती है और इसलिए ही कहा जाता है कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं। अभी तमिलनाडु में ही देखिए, 25-30 साल से कांग्रेस का DMK के साथ घनिष्ठ संबंध था। DMK के साथ गठबंधन ने कितनी ही बार कांग्रेस को संकटों से बाहर निकाला और 2014 के पहले 10 साल उनकी जो सरकार थी वो भी DMK के कारण टिकी थी। लेकिन क्या हुआ? जिस DMK के साथ 25-30 साल का जीने मरने का नाता था, हर पल जो DMK कांग्रेस की भलाई के लिए काम करती थी, लेकिन जैसे ही सत्ता का खेल कहीं और मुड़ गया तो सत्ता के लालच में सत्ता भूखी कांग्रेस ने पहला मौका मिलते ही DMK की पीठ में छुरा भोंक दिया। विजय को समर्थन देने वालों में कांग्रेस सबसे पहली पार्टी रही, जबकि उसने DMK के साथ चुनाव लड़ा। वो DMK जिसके साथ उसका दशकों पुराना रिश्ता है, लेकिन विजय के उदय ने इसे तोड़ दिया। कुछ विशेषज्ञ इसे तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की रणनीति कहते हैं। विजय ने जिस तरह पहली बार में 108 सीटें जीती, सबसे ज्यादा करीब 35% वोट हासिल किया,
वो डीएमके और एआईएडीएमके जैसी पुरानी और स्थापित पार्टियों से 2 गुना है। कांग्रेस इस बार 5 सीट जीती है, पिछली बार से 13 सीट कम है। उसका वोट भी 1% के करीब कम हुआ है। नतीजों के बाद ही कांग्रेस से एक खबर आई कि राहुल चाहते थे कि विजय के साथ ही चुनाव लड़ा जाए, लेकिन आखिर में डीएमके के साथ चुनाव लड़ना पड़ा। पर अब विजय की जीत के साथ कांग्रेस ने उसे समर्थन कर दिया। परजीवी कांग्रेस को अब एक और पार्टी चाहिए जिसकी पीठ पर सवार होकर वो प्रासंगिक बनी रह सके। कांग्रेस की तरफ से बीजेपी को सत्ता से दूर रखने की दलील देकर विजय को समर्थन देने की बात कही गई। विजय भी खुद को सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ बताते आए हैं। राजनीति में कदम रखते ही उन्होंने जिस तरह इफ्तार पार्टी रखी, जिस तरह मुस्लिम टोपी लगाकर पहुंचे, जिस तरह नमाज दुआ में शामिल हुए, इन सब ने विजय की राजनीतिक विचारधारा को लेकर काफी कुछ बताया। पिछले साल 7 मार्च को चेन्नई में विजय ने इफ्तार पार्टी आयोजित की थी, जिसमें वो रोजेदारों के साथ मिलकर रोजा खोलते दिखे। विजय इफ्तार में सफेद टोपी, कमीज और लुंगी पहनकर पहुंचे। थलपति विजय ने हजारों स्थानीय लोगों के साथ एक भव्य दावत का आयोजन किया, जिसमें चेन्नई की तब 15 मस्जिदों के इमामों को नमाज पढ़ने के लिए बुलाया गया था। विजय ने भी नमाज पढ़ी थी। विजय यहीं नहीं रुकते, उन्होंने चुनावों में बीजेपी और सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पर वार किया था। विजय के यही तेवर कांग्रेस को 2029 के लिहाज से भा रहे हैं। वो तमिलनाडु के एक ऐसे उभरते नेता हैं जिन्होंने जनता की नब्ज पकड़ी है। जनता उनके साथ है, इसीलिए स्टालिन जैसे राजनीति के पुराने खिलाड़ी भी उनसे तुरंत सीधे टकराने से बच रहे हैं। तमिलनाडु का चुनावी इतिहास भी कहता है कि जो पार्टी विधानसभा चुनाव जीतती है, आमतौर पर लोकसभा में उसकी तूती बोलती है। साल 2021 में डीएमके की सरकार बनी और 24 के लोकसभा चुनाव में उसे 22 सीट मिली। साल 2016 में एआईएडीएमके जीती, लेकिन 19 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिली। 2011 में एआईएडीएमके जीती थी और पार्टी ने तब लोकसभा चुनाव में 39 में से 37 सीटें गठबंधन के साथ जीती थी। इससे पहले 2006 में डीएमके जीती और उसे लोकसभा चुनाव में 18 सीट मिली। इस तरह सिर्फ 2019 के चुनाव को छोड़ दें तो तमिलनाडु में जो भी सरकार बनाता है, लोकसभा चुनाव में उसका और उसके गठबंधन का दबदबा रहता है। इसीलिए विजय फैक्टर 2029 के चुनाव में अहम हो जाता है। और क्या यही वजह है कि कांग्रेस ने विजय को समर्थन देकर स्थानीय निकाय चुनावों से लेकर लोकसभा चुनाव तक टीवी के साथ रहने का ऐलान किया, ताकि विजय के समर्थन की लहर पर सवार होकर 2029 में ज्यादा से ज्यादा सीटें भी जीती जा सके। विजय की सबसे बड़ी ताकत नौजवानों में उनकी लोकप्रियता है। तमिलनाडु में 40 साल से कम उम्र के युवाओं की संख्या 2 करोड़ है, जो तमिलनाडु में 41.5% वोटर होते हैं। क्योंकि राज्यों में अब तक कर्नाटक ही सबसे सफल राज्य राजनीति के लिए बीजेपी के लिए रहा, जहां बीजेपी सरकार बना चुकी है। केरल में तो बस अभी खिड़की खुलनी शुरू हुई है, दरवाजा बंद है। वोट शेयर जरूर हल्का बढ़ा। ऐसे में चुनौती नरेंद्र मोदी के सामने रहेगी कि वो कैसे तमिलनाडु में विजय गठबंधन कर चुकी कांग्रेस को रोके या फिर दक्षिण का रास्ता खुद बीजेपी अपने लिए मजबूत करे। जैसे केरल, जहां बीजेपी अब की बार 3 विधानसभा सीट जीती है। अभी केरलम में भी हम 1 से 3 एमएलए तक पहुंच गए हैं, और जब 3 पहुंच जाते हैं ना, तो वो दिन दूर नहीं जब केरलम में भी बीजेपी एनडीए की संख्या 3 से बढ़कर बहुमत के आंकड़े को पार कर जाएगी।